ये सीटेट की ईवीएस पेडागोजी का 5th चैप्टर है और इसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित है और कैसे पर्यावरण अध्ययन एक समेकित प्रकार का अध्ययन है, यानी कि कैसे पर्यावरण में विज्ञान, इतिहास, भूगोल ये सभी विषय प्राइमरी लेवल पर समाहित होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, मृदा विज्ञान और कृषि विज्ञान इत्यादि आते हैं और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र। और प्राइमरी लेवल में जो समेकित पर्यावरण अध्ययन है उसके अंतर्गत ये पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान समेकित रूप से यानी कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी कि एक ही किताब में, एक ही विषय के अंतर्गत। ठीक है, पर्यावरण और रसायन विज्ञान का क्या आपस संबंध है? तो पर्यावरण में रसायन विज्ञान पढ़ने का उद्देश्य ये होता है कि कीटनाशक दवाइयों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना, उपयोगी रसायन के बारे में जानकारी प्राप्त करना या देना, रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना या देना। ठीक है, तो पर्यावरण में रसायन विज्ञान पढ़ाने के ये 3 मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं। इसके बाद पर्यावरण और भौतिक विज्ञान का क्या संबंध है? तो प्राकृतिक आपदाओं की समझ हमें भौतिक विज्ञान के अंतर्गत होती है। ठीक है, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी आदि का पता लगाया जाता है और मौसम संबंधी जानकारियाँ भी भौतिक विज्ञान के नियमों और सूत्रों से ही पता चलती हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण में भौतिक विज्ञान भी समाहित है। ठीक है, पर्यावरण और जीव विज्ञान की बात करें तो पर्यावरण में जो जीव विज्ञान को समाहित किया गया है तो उस सेक्शन से हमें जीव जंतुओं के बारे में जानकारी पता चलती है और जैविक विविधता का गहन अध्ययन होता है। तो जैविक विविधता यानी कि जो पृथ्वी पर बायोडाइवर्सिटी है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उनके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज बच्चों को मिल जाए, इसलिए जीव विज्ञान भी पर्यावरण में समाहित की गई है प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान में क्या संबंध है? तो मतलब सामाजिक विज्ञान को पर्यावरण में समाहित करने का उद्देश्य ये है कि बच्चे इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य से भी थोड़ा बहुत रूबरू हो सकें। तो इतिहास में क्या होता है एक्चुअली? तो इतिहास से हमें प्राचीन काल में जो मनुष्य का पर्यावरण के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक योगदान रहा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि प्राचीन काल में जो मनुष्य पर्यावरण से किस प्रकार संबंधित था, कैसे निर्भर था और उसकी मानवीय यानी कि मनुष्य की गतिविधियों से पर्यावरण कैसे प्रभावित हुआ है या आगामी समय में कैसे प्रभावित हो सकता है, उसी आधार पर तो इन सब चीज़ों का अध्ययन होता है इतिहास में। ठीक है, और भूगोल को पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ने का तात्पर्य या कहें तो उद्देश्य ये है कि पर्यावरण की जो भौगोलिक दशा है उसका संज्ञान कराना। अर्थशास्त्र को पढ़ने का उद्देश्य ये है कि खनिज संपदा का अध्ययन करना, जो भी हमारे आसपास के परिवेश में जो खनिज हैं, जो भी हमारी उपयोगी वस्तुएं हैं जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। ठीक है, चाहे वो प्राथमिक अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो द्वितीयक हो, चाहे वो तृतीयक हो। तो फिलहाल हमारे आसपास के परिवेश में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था चलती हैं, तो उनको हम अर्थशास्त्र में डिस्कस करेंगे फिर कभी। तो फिलहाल अभी हमें यहाँ पे इतना पढ़ना है कि अर्थशास्त्र को पर्यावरण में समाहित करने का उद्देश्य केवल इतना है कि खनिज संपदा का थोड़ा बहुत संज्ञान होना बच्चों को। ठीक है, इसके बाद सीधे हम प्रश्न पर आते हैं। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण, 1 मिनट, श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यानी कि साइंस टीचर ने श्वसन, रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ाने के बाद टीचर ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया, परीक्षा ली और उसमें पाया कि बच्चे श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को समझ ही नहीं पाए। तो यह किसके कारण हो सकता है? वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी क्लास के क्लास टीचर नहीं हैं तो आप उस क्लास में पढ़ा नहीं सकते अच्छे से, तो ये कोई पॉइंट नहीं बनता। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके तो प्रश्न सिंपल था, ऐसी कोई बात नहीं थी, तो ये भी पॉइंट नहीं है। शिक्षिका का कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासन
शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। तो ऐसा भी कोई लॉजिक नहीं है कि अनुशासनहीनता से ये इस कॉन्सेप्ट का मतलब बच्चों में समझ ना आना कोई रिलेशन हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। ऐसा हो सकता है कि भाई टीचर ने उस टॉपिक को अच्छे से समझाया ना हो, उसे अच्छे से एलैबोरेट ना किया हो, उसकी अच्छे से व्याख्या ना की हो। तो यही इसका मेन कारण हो सकता है कि बच्चे श्वसन और सांस लेने में अंतर नहीं समझ पाए। आपको हम बता दें कि श्वसन में क्या होता है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं और उसके बाद जो अंदर की हमारी उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं, जो हमारा ग्लूकोज टूटता है, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती हैं, यानी कि हमने जो सांस अंदर ली उसमें जो ऑक्सीजन गई, उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई, उस कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं रेस्पायरेशन, श्वसन शुद्ध हिंदी भाषा में। तो जो भोज्य पदार्थ हम लेते हैं उसका सिंपल यानी कि साधारण पदार्थ में टूटना, ब्रेक डाउन होना और उससे एनर्जी लेना जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन। जबकि केवल नाक के थ्रू यानी कि नासा द्वार जो होते हैं उनके थ्रू सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना, ये कहलाता है सांस लेना, है ना। तो सांस लेना श्वसन का प्रारंभिक चरण है, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। तो सांस लेना श्वसन का प्रारंभिक चरण है, या कहें तो सांस लेना श्वसन की एक प्रक्रिया है। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है। तो इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों के, देखो पहला पॉइंट भी सही है, जो विचारों पर भी बल देना है और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना है। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। तो सामाजिक अध्ययन जो होता है, जिसमें हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो आसपास के परिवेश को समझते हैं, तो उसमें जिम्मेदार सदस्य के रूप में बच्चे को विकसित करना है। तो ये भी पॉइंट सही है। बच्चे को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए, ये भी सही है पॉइंट। लेकिन प्राइमरी लेवल पर आप ध्यान देना कि कहीं भी आपको ये ऑप्शन मिल जाए तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कि मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य। तो जो टर्मिनोलॉजी है इसका यहाँ पे प्राइमरी लेवल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शब्दावली जो कठिन शब्द वगैरह होते हैं उनका प्राइमरी लेवल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इनका तात्पर्य नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या था? चौथा, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थी को पर्यावरण, देखो प्रश्न में ये कह रहा है कि पर्यावरण में ही शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित किया गया है, यानी कि समेकित अध्ययन किया गया है। तो प्राइमरी लेवल पर बच्चे अपने जो विषय वस्तु है पर्यावरण में ही, यानी कि समेकित साकल्यवादी सोच रखते हैं। आसपास के परिवेश में उनकी इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता है कि हर एक पक्ष को वैज्ञानिक तरीके से समझें या सामाजिक तरीके से समझें। तो आसपास के परिवेश को समेकित रूप में समझते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चे अपने आसपास के परिवेश को समेकित रूप में समझते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन हमें मिल गया कि शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, ठीक है। यही इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य? प्राइमरी लेवल पर ईवीएस की पाठचर्या में शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करने का उद्देश्य। इसके बाद ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? सामाजिक असमानताओं पर बल देना है और बच्चे इन चीज़ों को खुद से सीखें, तो बच्चों की सक्रियता चाहिए हमें। तो देख लो कि किस पॉइंट में बच्चों की सक्रियता मिल रही है हमें। संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना हालांकि एक उपाय हो सकता है, पर ये इसमें बच्चे सक्रिय नहीं हैं। संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना ये भी नहीं है।
संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन करना, तो ये भी इतना सक्रियता नहीं है जितना सक्रियता यहाँ पर विद्यार्थियों की समूह परियोजना में होती है। विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे एक्टिव होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में जो अभी हमने बात की थी कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान समाहित होती है, निहित होती है, पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है, तो किन किन विषय या कहें तो उप विषयों के द्वारा, ठीक है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, ठीक है। तो पहले ऑप्शन देखो सामाजिक विज्ञान की बात की गई है, दूसरे में विज्ञान की बात की गई है, तीसरे में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों की बात की गई है, और साथ साथ पर्यावरण शिक्षा की बात की गई है। तो यहाँ पर ये तीनों प्रकार की शिक्षा के बारे में बोला गया है, यानी कि समेकित अध्ययन बोला गया है। तो जाहिर सी बात है कि सी पॉइंट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न में समेकित पर्यावरण अध्ययन से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो आपको ध्यान देना है कि सी पॉइंट में समेकित पर्यावरण अध्ययन की परिभाषा हमें मिल रही है, यानी कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, यही तो है समेकित, ठीक है, इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर या कहें तो वीडियो सेशन पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से रिपीट करके इसको देखना, सुनना, समझना, तब भी ना आए तो आप अपना कमेंट लीव कर देना, वहाँ पर कमेंट छोड़ देना, हम उसको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसी के साथ दिस इज साइंस ऑन साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।